उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिलने की सबसे बड़ी वजह टिकट बंटवारा माने जा रहे हैं। इसी को लेकर महारा के दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यहां पर भले ही वोटों के लिहाज से हार का अंतर कम होता, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार निश्चित होती। हरीश रावत ने करण मारा की बात को बिल्कुल सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग पैटर्न का अध्ययन किया जाए तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे कांग्रेस ने पर्वतीय लोगों का विश्वास खो दिया। कहा उन्होंने, पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50,000 कम से हारते हैं। तो यही नतीजा होगा था। क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई न कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है। पहाड़ों का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कांग्रेस इस बात को मान चुकी है कि कहीं ना कहीं अंदर ही कमी थी, टिकट बंटवारे सही तरीके से नहीं हो पाए थे, जिसे अब हरीश रावत ने भी सही ठहराया है। क्या कुछ हरीश रावत ने अपने बयान में कहा है? जी बिल्कुल दिव्या, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार फिर जो है लोकसभा चुनाव में जो है 5 सीटें बीजेपी की पाले में गई और ऐसे में तमाम जो है कयास उसके बाद लगाए गए कि क्या कारण चुनाव हारने के रहे या किन कारणों से जो है कांग्रेस का जो है मतदान प्रतिशत कम रहा है। ऐसे तमाम कारणों पर जो है कांग्रेस ने लगातार चर्चा की और उसको लेकर कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत हैं उनका बयान अब सामने आया है। और हरीश रावत ने ये कहा है कि हमारे जो है पहाड़ी लोगों का हमने विश्वास खोया है, टिकट बंटवारे में जो है वो कमियां आई हैं, जो बड़े नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़े, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये समस्या कहीं ना कहीं आई है। और कहीं ना कहीं हरीश रावत ने इस बात को मंजूर किया है कि अगर पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ते, यशपाल आर्य अल्मोड़ा से चुनाव लड़ते, हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ते और प्रीतम सिंह टिहरी से चुनाव लड़ते, तो कहीं ना कहीं जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में आती है। और इस बात को स्वतः ही कांग्रेस ने स्वीकार किया है। तो ये बेहतर विषय होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे 2027 में माफ कीजिए विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और ऐसे में तमाम रणनीति अगर अभी से सरकार पार्टी बनाती है तो वो एक बेहतर प्रयास होगा। और हरीश रावत का जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है उसको सुधारने का एक मौका देगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा किस प्रकार से अपनी कमेटी को गठित करें, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, उस चीज को लेकर ये बयान एक महत्वपूर्ण बयान यहाँ पर सिद्ध होगा। बिल्कुल हिमांशु, और यहाँ पर ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने मंथन किया हो और अपने हार के पीछे वजह अंदरूनी कलह को माना हो या अंदरूनी कमियों को माना हो। ऐसे में बार बार वही कमियां करना, वही गलतियां दोहराना और उस पर कोई काम ना कर पाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े नेताओं को ये मालूम नहीं है कि अगर वो चुनाव लड़ते तो वो जीतते और कांग्रेस का कहीं ना कहीं दोबारा से वर्चस्व कायम होता, लेकिन इसको नजरअंदाज किया गया। आखिर वजह क्या है इस नजरअंदाजगी के पीछे? जी बिल्कुल दिव्या, आपने बेहतरीन बात कही कि कांग्रेस के नेता जानते थे कि वो अगर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं जो जीत होती या जो अगर हारते भी तो जो मार्जिन होता वो कम होता, 50,000 से कम मार्जिन का होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता थे कहीं ये, क्योंकि प्रीतम सिंह की मैं बात करूँ तो वो 2019 लोकसभा चुनाव भी टिहरी से लड़े थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो एक संदेह में थे, क्योंकि महारानी का जो जिस प्रकार का गढ़ माना जाता है टिहरी लोकसभा, टिहरी राज परिवार का उस पर जो है कब्जा हमेशा से रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रीतम सिंह ने पांव अपने पीछे खींचे हों। इसी के साथ हरिद्वार की मैं बात करूं तो हरिद्वार, क्योंकि हरीश रावत को हमने देखा था, हरीश रावत हरदास जिस प्रकार से 2022 में दो विधानसभाओं पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद दोनों ही विधानसभाओं पर उनको हार का मुंह देखना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास जो है, आंतरिक विश्वास वो कम हुआ था। यशपाल आर्य हालांकि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बीजेपी की जो लहर है या अजय टमटा जो है सांसद हैं अल्मोड़ा से,
क्योंकि अल्मोड़ा की जनता को ये विश्वास था कि जो भी समीकरण बनेंगे अजय टमटा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलना निश्चित है। क्या पता वो कारण वहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो या कांग्रेस जिस बात को कहती है कि हम रीग्रेड कर रहे हैं, अपने नई कार्य प्रणाली का गठन कर रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं, युवा जिस पर अधिक से अधिक चुनाव लड़े उसके लिए हम जो है बड़े शीर्ष नेतृत्व जो है पीछे हटा है, और युवा अगर चुनाव लड़ेंगे तो आने वाले टाइम पे कांग्रेस की जो नींव होगी वो बेहतर होगी। ये तमाम कारण यहाँ पर माने जा सकते हैं कि जिस कारण जो है तमाम दिग्गज नेता हो, हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो या यशपाल आर्य हो, उन्होंने अपने कदम जो है वो पीछे इस चुनाव में खींचा, और जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। भारी मार्जिन से जो है कांग्रेस इस चुनाव में हारी है, और कहीं ना कहीं जो है हार लगातार तीसरी बार कांग्रेस को मिली है। ये एक चिंताजनक विषय बन जाता है राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि विपक्ष जो है अगर एक ही पार्टी का वर्चस्व राज्य में बनता है तो वो कहीं ना कहीं मोनोपोली उस पार्टी की हो जाती है। जी हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। यहाँ पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सभी मंथन कर रहे हैं कि क्या कमियां रही हैं। कांग्रेस ये कहती है कि टिकट बंटवारे में दिक्कत थी जिसकी वजह से हार हुई है। हरीश रावत खुद इस बात को मान रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस संगठन का मैटर है, लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो हरीश रावत जी अगर ये बात को मान रहे हैं कि टिकट आवंटन में प्रॉब्लम हुआ है तो उन्हीं की तरफ से हुआ है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उनके परिवार से वहां पे दोबारा कोई दूसरा सदस्य भी टिकट ले और लड़े। हरिद्वार में क्या सभी जगहों पे इनके जो प्रत्याशी हैं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में ही थे, क्योंकि कोई भी जीतने के लिए या चुनाव में जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से प्रत्याशी नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए, जो भी प्रत्याशी हमने खड़े किए थे पूरे बल के साथ में, प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ में मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और असंभव को संभव करके दिखाया। क्योंकि जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि गढ़वाल में बाहरी व्यक्ति को लाए हैं और हरिद्वार जो है हरीश जी का बड़ा गढ़ है, उनकी बेटी ऑलरेडी वहां से विधायक है, तो ये सारे फैक्टर्स उन्होंने लेकर चले थे। लेकिन बेटी के विधानसभा से सबसे कम वोटिंग उनके बड़े भाई वीरेंद्र रावत जी के लिए हुई। तो ये परिवार की कलह और संगठन में जो अंदरूनी कलह है, जो बड़े दिग्गजों के चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर देना, इस बात से जाहिर होता है कि करण महाराज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जवाबदेही उनकी होनी चाहिए थी वो भी उन्होंने नहीं की। और दूसरा, जब भी हार जीत होती है तो एक राजनीतिक जिम्मेदारी होती है, जिसमें अगर आप हार की जिम्मेदारी को लेते हैं और इस्तीफा देते हैं, तो अभी तक करण महाराज का इस तरीके से कोई इस्तीफा ना मांगना और संगठन में क्या उनकी जो इमेच्योरिटी रही उस पर भी कोई चर्चा ना करना, ये बताता है कि वहां पे अभी भी एक छत्र एकला चलो वाली राजनीति चल रही है। कोई एक गुट दूसरे गुट को देखना नहीं चाहता और इसी वजह से जो ये लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसकी मंत्रणा चल रही है कि आखिर क्या वजह रही, और करण महाराज के साथ साथ अब हरीश रावत भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा हुआ वो गलत हुआ जिसकी वजह से हार हुई है। क्या आप लोग भी पार्टी में जो नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो भी यही मानते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी का जो बयान है, हम बहुत सारे लोग और मैं भी उससे सहमति रखते हुए अपनी बात कहूँगा कि यदि हमारे प्रत्याशी हारे हैं तो कहीं ना कहीं टिकट चयन में और कैंपेन में कुछ कमी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो कांग्रेस पार्टी के साथ रही है कि हमें अपनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से ही लड़नी पड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम 50% कांग्रेस जो आ चुकी है, उस वजह से कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग कांग्रेस के लोग थे जो अपने किसी भ्रष्टाचार के आरोप में या किसी भी तरह का दबाव झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए मजबूर हुए। वो कांग्रेस की विचारधारा के तपे तपाए कैडर के लोग थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो बंजर जमीन है, उसमें जो इन्होंने बंजर जमीन में क्योंकि जब खेती नहीं कर पाए तो कांग्रेस से गमले लाकर रखे हैं जिससे दिखाई दे सके कि खेती चल रही है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से भी और मतदाताओं के कमजोर होने के कारण से मतदाताओं के बीच में जो छल और भ्रम लाती है, उसे कारण से वो चुनाव जीतते हैं। जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया, वो 400 पार का नारा एक कहते चुनाव आयोग की दृष्टि में भी एक गलत नारा था। और दूसरी बात, ये दावा करते हुए उन्होंने उत्तराखंड के मतदाताओं को भ्रम में रखा
कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत चरम बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। जी। उस भ्रम का शिकार थोड़ा सा असर उसका हुआ है। हम लोगों को उसकी काट करने में एक चरण के बाद दूसरे चरण में हमने शुरुआत कर पाए। यदि यही चुनाव तीसरे चरण के बाद चौथे चरण के बाद होता तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में इसका सफाया होता। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है वो मुद्दों के आधार पर लड़ी और जनता ने हमें मुद्दों के आधार पर वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है उन्होंने केवल मोदी के नाम पर। अच्छा, आशीष सैनी जी, आपने यहाँ पर ये कहा कि हमारे को कांग्रेस ने ही नुकसान पहुंचाया है, जो कांग्रेसी बीजेपी में गए हैं। लेकिन जिस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान जब शिफ्टिंग हो रही थी, जब दल बदल किया जा रहा था, उस वक्त आप लोगों के बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग वो लोग हैं जो अनस्टेबल थे, पार्टी में कोई काम नहीं कर रहे थे, निष्क्रिय थे, वो चले गए तो हमारे लिए फायदा है। लेकिन आज वही लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आप लोग कह रहे हैं, ऐसा क्यों सर? नहीं, दोनों चीज बिल्कुल सही है। उस समय हमने कहा कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के दबाव में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं पड़ेगा। वो जो नुकसान है वो इस चुनाव का है, लेकिन जो लाभ है वो आने वाले लंबे समय तक रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो बीमारी, जो कीटाणु हमारी कांग्रेस पार्टी से लेकर अपनी पार्टी में स्थापित कर दिए हैं वो बीजेपी को कमजोर करेंगे। बीजेपी वैचारिक रूप से वैसे ही कमजोर है। मैंने कहा ना कि बीजेपी की जमीन बंजर है। इन्होंने केवल कांग्रेस के गमले रखकर वहां पर हरियाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका लाभ इन्हें भले ही 2024 के चुनाव में उत्तराखंड में मिल गया हो कि 5 सीट जीत पाए, लेकिन आज भी सच्चाई ये है कि आप इनके किसी भी सांसद से पूछिए कि इन्होंने पहले क्या काम किया है और अब इनकी कार्य योजना क्या है, तो उसके नाम पर केवल एक शून्य मिलेगा। और उत्तराखंड का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश की जनता के सामने आ चुका था, जबकि बीजेपी का घोषणा पत्र का आज तक भी हवाई कुछ पता ही नहीं है। और उत्तराखंड की सरकार क्या करने जा रही है उसमें कुछ पता नहीं है। केंद्र के मंत्री के रूप में जिन लोगों को स्थापित किया उनका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल बहुत बड़े शून्य के रूप में स्थापित हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो सामयिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, हर तरह की विफलता का उदाहरण उत्तराखंड बनता जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड से लेकर केदारनाथ के पीतल चोरी तक हर मामले में बीजेपी के लोगों को अपने जवाबदेही से बचने के बजाय जिस तरह से बेशर्मी से ये लोग 5 सीट जीतने के बाद अपनी खुशियां मना रहे हैं, वास्तव में प्रदेश के लिए कष्ट है। जिस दिन नीट एग्जाम से लेकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर उत्तराखंड की समस्त जनता मतदान करेगी, पूरी सीटें कांग्रेस के पास आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ लगातार लाइव बने हुए हैं। हिमांशु, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अभी आपने आशीष सैनी जी को सुना, वो जब दल बदल हो रहा था उस वक्त ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि ठीक है, अच्छा है कि कांग्रेस का सफाया हो रहा है, कांग्रेस साफ हो रही है, जो निष्क्रिय लोग हैं वो वहां से जा रहे हैं। आज वो ये कहते हैं कि वही कांग्रेसी जो है बीजेपी में जाकर कांग्रेस को नुकसान उनकी वजह से हुआ है। तो क्या कांग्रेस अब भी कंफ्यूज है कि प्रॉब्लम कहां है, या फिर जान के भी अनजान कांग्रेस बनने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल दिव्या, कांग्रेस प्रवक्ता की जो बात है उससे एक कहावत ये स्पष्ट हो जाती है कि देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार कांग्रेस को अपनी गलतियां जो है उनका जो है वो सबक तो सामने आया। कांग्रेस ने उस समय कहा था कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं उनसे कोई प्रभाव कांग्रेस को नहीं पड़ेगा, जबकि वो सारे नेता एक मजबूत जनाधार रखते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने अब उपचुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा में राजेंद्र भंडारी का देखा है। किस प्रकार राजेंद्र भंडारी ने पाला बदला और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में वो शामिल हुए, और किस प्रकार अपना मजबूत जनाधार भंडारी रखते हुए अब बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा की जो है दावेदारी कर रहे हैं। और मजबूत से एक बेहतरीन मजबूत जो है दावेदार भंडारी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ तमाम और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि नेता तो गए, वो उनका नुकसान हुआ, या हमारे संगठन में कमियां हैं, या हमने स्थानीय किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, या हमने जो है टिकट बंटवारा किस प्रकार से हुआ। ऐसे तमाम जो कंफ्यूजिंग जो है कांग्रेस में अभी भी बनी है, और उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कांग्रेस को जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम पे अब सितंबर में प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, उसके बाद 30 तरह पंचायत चुनाव होने हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं, और ऐसे में तमाम चुनाव का माहौल बना रहेगा। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। टिकट बंटवारे की जो कमेटी है उसको मजबूत करना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, कांग्रेस प्रदेश कमेटी का पुनर्गठन करना चाहिए, और बूथ स्तर तक जिस प्रकार भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क साधती है उस प्रकार
प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस संगठन को मजबूती करनी चाहिए। और जिस प्रकार से उनके नेता जो पलायन कर रहे हैं, चाहे हमने तमाम दिग्गज नेताओं के अभी आपको उदाहरण दी, वो नेता जिस प्रकार से पलायन कर रहे हैं, उनके पलायन पर कांग्रेस को अंकुश लगाना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले टाइम पे ये बड़ा एक खामियाजा जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को है, और क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की मैं बात करूं तो वहां पर प्रत्याशी अपने बलबूते पर वोट लाता है, पार्टी संगठन उसके लिए आंतरिक रूप से काम करता है या अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है, तो वहां पर कांग्रेस को अपने दावेदारों को मजबूत करने पे ध्यान देना चाहिए। अभी भी समय है, कांग्रेस को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।